हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। बाकी सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो पहली हेडिंग है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? चुंबक के ध्रुव यानी चुंबक के पोल कितने होते हैं। तो आपको बता दूं कि चुंबक हमारा कुछ इस तरीके से होता है। चुंबक हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसमें इन किनारों को ही पोल कहते हैं। एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो चुंबक के कुल दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है जिसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, और एक साउथ पोल होता है जिसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और इन्हीं से हमारी चुंबकीय बल रेखाएं आगे बढ़ती हैं। बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। आपको बता दूं, एक मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का पता लगाया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए हमारे पास में एक मैग्नेट का टुकड़ा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक मैग्नेट का टुकड़ा है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा मैग्नेट का टुकड़ा है। इसको हम दूर दूर रखेंगे तो क्या ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट या रिपल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके बीच की दूरी ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे और पास लेकर के आएंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे इनको और पास लेकर के आएंगे, हम देखेंगे कि ये चुंबक जो है ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगा या एक दूसरे से क्या होने लगा? प्रतिकर्षित होने लगा। तो इसका मतलब कि यहाँ तक इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसी में चुंबक का गुण हमें देखने को मिल रहा है। एक आसान एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक आप हैं और बहुत सारे बच्चे हैं और एक बच्चा यहाँ पे है। अगर आपको मारना है तो आप इन्हीं बच्चों को तो मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके क्षेत्र के अंदर है। लेकिन इनको आप नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ तक ना आपका हाथ पहुँचेगा ना आपका डंडा। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पे कोई वस्तु आती है उस पे किसी भी प्रकार का गुण, चाहे वो आकर्षण करने का हो और चाहे प्रतिकर्षण करने का, मतलब चाहे वो अपनी ओर खींचने का हो और चाहे वो अपने से दूर भगाने का, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, ये बात तो हो गई। अब बात आती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो आपको बता दूं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ ये कुछ इस तरीके से आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरीके से आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। तो इन्हीं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ध्यान से सुनते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल से हमारी क्या होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो निकलती हैं और निकल करके किधर जाती हैं? साउथ पोल की तरफ जाती हैं। इन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। एक पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तविक नहीं होती हैं, ये आभासी होती, इमेजिनरी होती हैं। हम इमेजिन करते हैं कि नॉर्थ पोल से किरणें निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से रेखाएं निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ विशेषताओं की। तो आपको बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। दूसरी चीज़, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। मतलब कि किरणें जो हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो साउथ से नॉर्थ होगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा करंट है, मान लीजिए हमारा एक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस दिशा में अगर प्रवाहित होगा तो करंट इस दिशा में हमारा प्रवाहित होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव हमारा क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। लेकिन
जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके विपरीत होगी। तीसरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। मतलब क्या है कि ये हमारा एक चुंबक है, तो इसमें ये जो बनाएंगी कुछ इस तरीके से बनाएंगी और ये पूरी तरीके से क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, यही चीज़ कहा गया, ये पूरी तरीके से क्या होगा, बंद होगा। इसके बाद क्या कहते हैं कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। सीधी सी बात आपको बताऊं, जहाँ पे, ठीक है, इमेजिन करिए कहीं पे दूर दूर पे एक एक लोग, जैसे एक लोग ये, एक लोग ये, एक लोग ये खड़े हैं और एक जगह पे एक लोग ये इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, अब बताइए कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये है ना, क्योंकि ये एक साथ है और ये क्या है, सब अलग अलग हैं। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि जहाँ पे क्या होगा कि रेखाएं बहुत ज़्यादा घनी होंगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमेशा मजबूत होगा। और घनी कहाँ होती हैं, अपने ध्रुवों पे होती हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे होती हैं। इसके बाद में दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? भाई देखिए हमारे पास में क्या है, एक हमारा क्या है नॉर्थ पोल है, थोड़ी देर, एक हमारा साउथ पोल है, एक और इधर से आई लाइन, ठीक है, इसने काट दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में दो और डायरेक्शन आ गई। ठीक है, दो और डायरेक्शन आ गई, लेकिन चुंबकीय गुण क्या कहता है कि जो हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, ये वो हमेशा क्या करेगी, केवल दो ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो काटने पे दो और डायरेक्शन बन रही हैं जो कि संभव नहीं है। तो अगर पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वो एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करेंगी तो दो नई दिशा हमारी बनेगी जो कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के विपरीत है। तो ये आपको बता देना है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं कि धारावाही चालक के और चुंबकीय क्षेत्र, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या कहते हैं, एक धातु चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा तथा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र से बनता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम बात करें मैग्नेट की, ठीक है, मैग्नेट की बात करें और बात करें किसकी, करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। मतलब जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वहाँ पे हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। जिसके लिए पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। पहले हम मानते थे कि मैग्नेट अलग है और इलेक्ट्रिक करंट अलग है, लेकिन एक चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट कैसे बनता है बहुत डिटेल में बताया गया है। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। जब एक धारावाही चालक को दिक्सूचक सुई के पास और उसके सुई के समांतर ले जाते हैं तो विद्युत धारा की बहाव की दिशा दिक्सूचक के विचलन की दिशा को उत्क्रमित कर देता है जो कि विपरीत दिशा में होता है। तो मतलब जिस दिशा में हमारा क्या हो रहा है, करंट यानी कि धारा फ्लो कर रही है, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, हमारा मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ये पॉइंट भी याद रखिए, जैसे जैसे चालन में धारा की वृद्धि होती है वैसे वैसे दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, चुंबकीय गुण भी बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा एक चीज़ यहाँ पे क्या कहता है, किसी चालक से प्रवाहित की गई धारा लिखा या धारा कर लीजिएगा, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। सीधी सी बात है कि किसी, जितना हमने कहा था ना, जितना आपके पास होगा उतनी आपकी पावर ज़्यादा होगी, जितना आपसे दूर होगा उतनी पावर क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, गलती से भी इसको मत छोड़िएगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। मतलब दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसको मैक्सवेल भाई ने दिया था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ से
विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इस नियम को ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसा कि फिगर में है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पे हमारा हाथ है, हाथ में हमारा जो ये अंगूठा आपको नज़र आ रहा है, ये अंगूठा क्या करेगा, ये हमेशा करंट की दिशा को दिखाएगा। हमारा अंगूठा क्या करेगा, करंट की दिशा को दिखाएगा। और जो ये हमारी 4 फिंगर हैं, यहाँ पे उंगलियां हैं 4 हमारी, यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगी। ठीक है, ये किसको दिखाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगी। यही हमारा अंगूठे का नियम है जो मैक्सवेल भाई साहब ने दिया था। तो इसमें आगे क्या है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो समझते हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर क्या होता है, बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इतना बताया गया है कि जैसे जैसे जो हमारा सेंटर, अब सीधी सी बात मैं एक आपको बताता हूँ। देखिए, एक ये गोला है, एक ये गोला है और एक ये गोला है। तो जैसे जैसे आप क्या हो रहे हैं, अपने दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा गोला बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे क्या कहते हैं, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का गुण। पहला, वृत्ताकार पास के केंद्र पर इन वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होते, मतलब सिंपल लाइन जैसे दिखाई देते हैं। फिर क्या कहते हैं, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्रों पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। इसके बाद थर्ड क्या है, पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। मतलब जितनी भी चुंबकीय हमारी क्या है रेखाएं हैं, वो सब क्या करेंगी, केवल एक ही दिशा को निरूपित करेंगी। तो जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से फिगर में आपको दिखाया गया है कि देखिए, सारी जितनी भी रेखाएं हैं सारी एक ही तरफ को प्रदर्शित कर रही हैं और बीच में ये एक सरल रेखा दिखाई दे रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या कहते हैं, किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर करता है, मतलब कि विपरीत निर्भर करता है। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यक्तिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाते हैं। तो इसको कुछ ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट है। परिनालिका क्या होती है, कहते हैं पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को ही क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास में एक क्या है, रॉड है और इसके ऊपर हमने क्या किया है, बहुत सारे यहाँ पे तार को लपेट रखा है। ठीक है, बहुत सारे क्या किया, तार को लपेट रखा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को ही क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। फिगर आपने देख लिया। अब बात आती है कि परिनालिका का क्या काम होता है और कैसे विद्युत प्रवाहित करती है। तो क्या कहते हैं, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
तो आपको बताऊं, जब विद्युत धारा किसी परिनालिका से होकर गुजरती है तो इसका एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और जबकि दूसरा सिरा इसके दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉपर रॉड, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर वायर लपेटा है। तो इसका एक सिरा क्या करेगा, नॉर्थ पोल, और दूसरा सिरा क्या करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसके आगे क्या कहते हैं कि इनसे क्या गुण हैं, तो परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं के गुण। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है या कहीं पे कम। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के इस गुण का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किया जाता है। तो आपको शॉर्ट में बताऊं, एक हमारे पास में क्या है, लोहा है। अब उस लोहे के अंदर जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो कराएंगे तो वो एज अ मैग्नेट काम करने लगेगा, जिसको ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो अब बात आती है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट की विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, नर्म लोहा है, उसमें हमने क्या किया, विद्युत प्रवाहित करी, तो जिसकी वजह से वो काम किसकी तरह करेगा, चुंबक की तरह करेगा, और जिसको ही क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहेंगे। तो जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपके छूटे ना, हर एक पॉइंट आप डिटेल में समझ सकें। हमारे पास में यहाँ पे देखिए कि लोहे की कील है, ठीक है, इसके बगल में तार है और तार को किससे जोड़ा है, बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये इस बैटरी से करंट निकलेगा, इस सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट हमारा फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, करेगा, दोनों तरीके से AC DC दोनों करंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोर्ड करंट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तार जो है इसमें हमारा करंट जा रहा है। ठीक है, ये कुंडलित तार जो है इसमें हमारा क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो ये लोहे की इस रॉड से लगा हुआ है, लोहे की जो ये कील है इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें जनरेट होगी, जिसे ही साधारण विद्युत चुंबक कहेंगे। तो ये हो जाता है हमारा कि विद्युत चुंबक बनता कैसे है। अब बात आती है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं जिनका डेली लाइफ में भी जो यूज़ है मैं आपको बताऊँगा। विद्युत चुंबक का गुण, सामान्यतः इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब इसके मैग्नेटिक पावर को हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा है, परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवत्व प्रवाहित विद्युत की दिशा में परिवर्तन उत्क्रमित किया जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है कि सर मैग्नेट जो आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं कौन सा, विद्युत चुंबक का। एक हमारे पास में छोटे पे हमने अपने साउंड से एक चुंबक निकाला था जो गोल गोल सा होता था, आखिर फिर वो क्या है, तो समझते हैं दोनों को। एक होता है हमारा क्या, स्थायी चुंबक, और दूसरा होता है हमारा विद्युत चुंबक। तो बात करें स्थायी चुंबक की और विद्युत चुंबक की, तो विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सामान्यतः अधिक प्रबल होता है, और इनके द्वारा, स्थायी चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये कम प्रबल होगा। दूसरा,
चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि फिगर में मैंने आपको दिखाया था कि जितना आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टन्स मतलब जितने ज़्यादा कॉपर वायर की फेरे लगाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या करेगा, मैग्नेटिक पावर दिखाई देगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। स्थायी चुंबकीय के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत स्थायी होती है, परंतु तापमान परिवर्तन में इसे कम कर सकते हैं। मतलब जो हमारा स्थायी चुंबक है, इस चुंबक पावर को बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते। कैसे कम कर सकते हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने से इसके जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझ लें, आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ और पॉइंट जानते हैं। क्या है, इसकी ध्रुवता धारा में परिवर्तन उत्क्रमित किया जाता है। मतलब अगर करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक पावर बढ़ेगी, करंट की वैल्यू को घटाएंगे तो मैग्नेटिक पावर घटेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके ध्रुव में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और एक चीज़, इनमें पोल्स को भी चेंज कर सकते, बट जो हमारे क्या है स्थायी चुंबक, इनमें पोल्स भी चेंज नहीं होते। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः मृदु लोहे का उपयोग किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए कोबाल्ट या स्टील का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं और इसमें कोबाल्ट या स्टील का उपयोग करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा परमानेंट यानी कि स्थायी, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज़ दूंगा उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। बात आती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो आपको बताऊं, एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। नाल चुंबक इसको कहते हैं, इस तरीके से होता है ना, जो घोड़े की नाल जैसा हमको दिखाई देता है, इसी को कहते हैं नाल चुंबक। ठीक है, ये याद रखिएगा। छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपरमुखी मतलब ऊपर की तरफ। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक को उत्तर ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ से ऊर्ध्वाधर नीचे हो एवं दक्षिण ध्रुवाधर ऊपर ही जब विद्युत धारा एल्युमिनियम छड़ के सिरा बी और सिरे ए से होकर गुजरे तो ऐसा देखा जाता है कि छड़ विस्थापित होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जब धारा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है तो छड़ की विस्थापन की दिशा भी बदल जाती है, यानी उत्क्रमित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो दिखाया गया है फिगर, इसमें समझाता हूँ। आप यहाँ देखिए, एक हमारे पास में क्या है, बेस है, जिसके ऊपर हमने क्या किया है, कॉपर वायर को बहुत अच्छे से लपेट रखा है। और ये हमारे पास में जो है, इसमें कितने हैं, दो पोल मैंने कहा था ना, एक नॉर्थ पोल की तरह होगा, एक साउथ पोल की। और जिसको कनेक्ट किससे किया गया है, जिसको कनेक्ट किया गया है इस छोटी सी की या सप्लाई पॉइंट समझ सकते हैं एक तरीके से, जहाँ से हम इनकी सप्लाई आगे देंगे। तो यहाँ पे इनको कनेक्ट कर रखा गया है। ठीक है, एक वायर को डायरेक्टली आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ ला करके कहाँ कनेक्ट किया है, मशीन में, और दूसरे को यहाँ से लाके मशीन में कनेक्ट किया गया है। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखिए, मैंने कहा था ना बार मैग्नेट, वो हमने कहा था ना घोड़े की नाल का जो शेप होता है वैसे ही नाल चुंबक हमारा होता है। ये इसका क्या है, साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है हमने बना तो लिया, लेकिन इससे हमारा रिजल्ट क्या है हमें वो भी जानना जरूरी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखें, किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। बगल में हमने यहाँ पे एल्युमिनियम रॉड ली है, इसके ऊपर, ठीक है, ये भी एल्युमिनियम रॉड, इसके ऊपर, ठीक है, एक क्या होगा, फोर्स लगेगा। ये तो हमारा स्टैंड है, मेन रॉड हमारी यही है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित होगी। ठीक है,
उसके बाद कहते हैं विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, हमारा करंट का क्या डायरेक्शन है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, इन दोनों पे ही निर्भर करता है। तो अब चलते हैं एक और नए पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएगा, तो इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ लें। तो बात करते हैं चालक पर बल। चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, धारा की दिशा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर चालक पर लगने वाला जो बल है वो निर्भर करता है। तो इसी के साथ चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जो हर साल आपके पेपर में आता है और इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। तो बात आती है हमारी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी क्या होती है, हमारी जो अंगूठा है इसको अंगुष्ठा कहते हैं। अंगूठे के बगल वाली उंगली को क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। उसके बगल वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं, हमारे तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। मतलब क्या हो, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगुष्ठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं फिगर की हेल्प से। हमारी क्या है, तर्जनी है, ये अंगुष्ठा है और ये मध्यमा है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, हमारा अंगूठा जो है वो बल को दिखाएगा और हमारी मध्यमा जो है वो क्या करेगी, विद्युत धारा को दिखाएगी। और अगर बात करें तो देखिए लगभग सब में कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यही चीज़ कही गई है, इसी को कहते फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बात आती है कि इस पे क्या काम करते हैं, तो इस नियम के आधार पर विद्युत मोटर हमारी काम करती है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। और वहीं पे आपको बता दूं MRI यानी कि इसका पूरा नाम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ठीक है, प्रतिबिंबन है। यह एक विशेष तकनीक है जिससे शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण कुछ कर बीमारियों का निदान किया जाता है। कैसी, कह रहे मानव शरीर के दो भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, पहला क्या है मानव मस्तिष्क और दूसरा क्या है मानव हृदय। और इसी के साथ में देखिए विद्युत मोटर के बारे में बताया गया है। इसी के साथ बात करते हैं विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस युक्ति का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिक्सी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। तो बात करें कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा सा पहले डिटेल जान लेते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ का और एक है साउथ का। ये बीच में जो लगी हुई है पाइप, इसी को ही क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का काम क्या होता है, रोटेट करने का काम होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्प्लिट करते रहते, दो पार्ट में होते, एक को कहते हैं हम P और एक को कहते हैं Q, जो कि X और Y पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो जब इसमें क्या करते हैं कि की को दबाते हैं तो बैटरी से क्या होता है, ये जो बैटरी है यहाँ से सप्लाई आती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, घूमना शुरू करते हैं। तो
तो याद रखिएगा ये एक बार नॉर्थ से साउथ घूमते हैं, एक बार साउथ से नॉर्थ घूमते हैं। तो इसके बाद बात किसकी आती है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका। तो आपको बताऊं कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है, मतलब चेंज करता रहता है। इसके बाद में आता है दिक् परिवर्तक क्या है, तो डिटेल में समझ लें। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को उत्क्रमित कर दे उसे ही क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं। एक नंबर में आया दिक् परिवर्तक क्या है, लिख दीजिएगा। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर दे उसे ही क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं। व्यावसायिक मोटरों के गुण। व्यावसायिक मोटर एक शक्तिशाली मोटर होता है। ये निम्न गुणों के कारण ही यह शक्तिशाली होता है। पहला, स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है तथा कुंडली नर्म लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाता है। मतलब जिस रॉड के ऊपर कुंडली को लपेटा गया है उसी रॉड को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अब चलते हैं हम किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की तरफ। तो क्या कहते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक विद्युत धारा को प्रेषित करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया। फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है उसके बारे में बताया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, पीछे हमारे तार हैं, तार लिपटे हुए हैं जिनमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक पावर बन रही है और जिसको एक बल्ब से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया गया है। चुंबक की कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेपित द्वारा इंगित किया जाता है। जब हमने विद्युत चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था कि कैसे गैल्वेनोमीटर क्या मेज़र करता है, हमारे सर्किट के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये खाली इतना ही बताता है कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताया कि हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, अगर उसकी सुई हिलती है तो इसका मतलब हमारे इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, सूचित करता है। याद रखिएगा, जिसने भी अभी हमारी विद्युत वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एक एक चीज़ों को, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जा करके वॉच करें और साथ ही ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसमें जी लिखा है, जी जो है ये सिंबल होता है गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पे हम तार कनेक्ट कर देंगे और अगर इसकी सुई हिलती है तो इसका मतलब परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आगे क्या कहते हैं, यदि इससे प्रवाहित धारा शून्य है तो इसका संकेंद्र शून्य पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं या तो दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है या विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है उस पे ये डिपेंड करता है और उसी हिसाब से अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज कर लेता है। इसके बाद बात आती किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के केवल दो तरीके हैं। पहला, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर। दूसरा, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके। तीसरा, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक है। तो तरीके दो ही हैं, इसमें बता दिया गया कि कौन सा तरीका हमारा ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको बता दूं कि अंगूठा हमारा चालक की गति दिखाएगा, ठीक है।
हमारी जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी और जो मध्यमा है ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा I को दिखाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अंगूठा गति को दिखाएगा, जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी और मध्यमा हमारी जो है ये क्या दिखाएगी, प्रेरित विद्युत धारा को दिखाएगी। तो इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल, ठीक है, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि गति क्या है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसी को बताया गया है। इसी को कहते हैं दाएं हाथ का नियम। अब बात आती है विद्युत जनित्र क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायनमो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो आपको बता दें इसके सिद्धांत के बारे में। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घुंडी गति, घुंडी मतलब क्या है, गोल गोल रोटेट करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप पूरा फिगर देखिए दिया गया है, एक क्या है नॉर्थ पोल है, एक क्या है साउथ पोल है। इसमें ब्रश लगे हैं, ठीक है, B1 B2 हमारे क्या है, B1 और B2 हमारे पास क्या है, ब्रश लगे हुए हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, R1 R2 हमारे रिंग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें लगातार क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हमारी चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं और फिर क्या होता है, उल्टा काम करता है, ये रोटेट करता रहता है। तो यही चीज़ बताया, गैल्वेनोमीटर है जो कि बाद में इसमें जो करंट उत्पन्न होता है इसको बताती हैं। तो क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र में एक घुंडी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे वलय R1 R2 से संयोजित दो स्थिर चालक ब्रशों B1 B2 पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 R2 को दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 R2 भीतर से ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है। स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र गति करती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, जबकि कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ के नियम को यहाँ पे प्रयोग करके भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं में अनुदेशित विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पे दक्षिण नियम जो है फ्लेमिंग के हाथ का, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ ही अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसको AC कहते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आपको बता दूँ ये वो करंट होता है जो हमारे घरों में आता है। तो कहते हैं ऐसी विद्युत धारा जो समान कला अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन ला देती है उससे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। मतलब कि जो कि क्या करती है, अपनी दिशा में परिवर्तन लाती, मतलब एक बार पॉजिटिव फ्लो करेगी तो एक बार नेगेटिव फ्लो करेगी, उसे AC करंट कहेंगे। और ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है तो उसको लाने वाला जो होगा उससे ही क्या कहेंगे, धारा जनित्र यानी AC जनित्र कहेंगे। ये आपका AC करंट का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो करंट है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करता है। जैसे बैटरी से जो करंट मिलता है उसको कहते हैं DC करंट, और हमारे घरों में जो करंट आता है उसको क्या कहते हैं, AC करंट कहते हैं। यहाँ आप फिगर से देख सकते हैं, ये आपका DC है और ये आपका AC। DC करंट क्या है, सीधे फ्लो कर रहा है, बट AC क्या है, अल्टरनेट फ्लो कर रहा है, मतलब एक बार प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। दोनों के बीच में अंतर क्या है तो आपको बता देता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा यह एक निश्चित समय के अंतराल पर अपनी दिशा बदलती है। AC करंट जो है वो क्या करती है, डायरेक्शन बदलती है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख ही सकते हैं, डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन जो हमारे पास DC करंट है ये केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और AC करंट जो होता है
इसको विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डीसी करंट है, इसको सेल या बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो दिष्ट धारा सेल या बैटरी से उत्पन्न होता है, एसी धारा विद्युत जनित्र से उत्पन्न होता है। और प्रत्यावर्ती धारा का लाभ क्या है कि अगर कहीं पे आपको बहुत दूर तक क्या करना है, करंट की सप्लाई देनी है, तो वहाँ पे एसी करंट आप यूज़ करेंगे। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में जो एसी करंट है इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं, तो 50 हर्ट्ज़ की हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट का हम एसी करंट वोल्टेज यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 1/100 सेकंड पश्चात अपनी दिशा को बदलता है। एक आखिरी चीज़ आया भू संपर्क तार, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कह रहे घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत नए तार को और उदासीन तार के अलावा एक अन्य तार होता है जिससे पर हरा विद्युत रोधन होता है, इसे भू संपर्क तार कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा घर में हम क्या करते हैं, जो तार लगाते हैं उसमें 3 तार होता है, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। तो ये दो तो हमारे फेस वायर हो गए, ठीक है। इसमें जो ग्रीन वाला बचा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी को कहते हैं भू संपर्क तार, ठीक है। घरेलू परिपथ में भू संपर्क तार के फायदे। भू संपर्क तार यानी कि एक तरीके से कहें अर्थिंग, तो ये एक सुरक्षा का उपाय है जो सुनिश्चित करता है कि कोई उपकरण के धात्विक आवरण में विद्युत धारा आ जाए तो उसका क्या होना चाहिए, उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति गंभीर झटका ना लगे। इस तार को घरेलू परिपथ के अलावा और भी छोर भूमि में गहराई में दबी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। तो जिसको हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन खोदते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम कोयला नमक इनकी लेयर्स बनाते हैं और उसमें एक धातु की प्लेट डालते हैं और उस धातु की प्लेट को तार से जोड़ करके हमारे घर की मेन सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो जिससे एक्स्ट्रा करंट जो होता है वो पूरा ज़मीन के अंदर चला जाता है और जो व्यक्ति उसके संपर्क में उसको ज़्यादा झटका नहीं लगता। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कैसे किया जाता है, दिखाया गया है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का समापन होता है। अभी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं कराऊंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पिछले सभी चैप्टर्स की वीडियो जिसने नहीं देखी है, वीडियो देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से वीडियो वॉच करें। मिलते हैं केमिस्ट्री के नए सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।